गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी जो है जिसका थर्ड पेपर है उसका एक टॉपिक है टेरेटोजन यानी विरूपता क्या है। विरूपता टेरेटोजन किसे कहते हैं? देखिए बेटा, सामान्यतया क्या होता है कि अधिकांश स्थितियों में जो है सामान्य शिशु का जन्म होता है। भ्रूणीय परिवर्तन बहुत जटिल प्रक्रिया होने के बावजूद भी अधिकांश स्थितियों में सामान्य शिशु जन्म लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भ्रूणीय परिवर्तन में विसंगति उत्पन्न होने के कारण, भ्रूणीय परिवर्तन में अगर किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न हो जाती है तो एक विरूप प्राणी जो है उसका निर्माण होता है। और वो विरूप प्राणी जो है उसके निर्माण की जो क्रिया है वो टेरेटोजन या विरूपता कहलाती है। अगर भ्रूणीय परिवर्तन में किसी भी प्रकार की विसंगति आ जाती है तो एक विरूप प्राणी निर्मित होता है और वो क्रिया जो है टेरेटोजन या विरूपता कहलाती है। देखिए बेटा, टेरेटोजन जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो टेरेटा से बना है और टेरेटा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मॉन्स्टर का मतलब राक्षस या विरूप प्राणी। ये टेरेटोजन जो है उसका शाब्दिक अर्थ है कि टेरेटोजन एक ग्रीक वर्ड टेरेटा से बना है और टेरेटा का अर्थ होता है मॉन्स्टर यानी राक्षस या कुरूप प्राणी। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा एक शब्द आता है टेरेटोलॉजी जो है ये क्या है? टेरेटोलॉजी भ्रूण विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है विरूप प्राणी जो है उसके निर्माण का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार विरूप प्राणी का निर्माण होता है। वो किसके अंतर्गत किया जाता है? टेरेटोलॉजी जो है उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार कुरूप प्राणी या विरूप प्राणी जो है उसका निर्माण होता है। और टेरेटोलॉजी जो है इसका शब्द का सबसे पहले प्रयोग संत हिलेर नामक वैज्ञानिक जो है उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था टेरेटोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा एक शब्द है टेरेटोजेनेसिस क्या है? टेरेटोजेनेसिस जो है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि किसी भी भ्रूणीय परिवर्तन में किसी भी प्रकार की विसंगति उत्पन्न होने से जो विरूप प्राणी का निर्माण होता है, विरूप प्राणी का जो निर्माण होता है वो प्रक्रिया टेरेटोजेनेसिस कहलाती है, जिसे विरूप जनन भी कहा जाता है। कि भ्रूणीय परिवर्तन में विसंगति उत्पन्न होने के कारण विरूप प्राणी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? टेरेटोजेनेसिस कहलाती है, विरूप जनन कहलाती है। ठीक है, ये हो गया टेरेटोजन, टेरेटोलॉजी और टेरेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद बेटा देखिए अब जो टेरेटोजन है यानी विरूप जनन जो है, विरूपता जो है उसके प्रकार की बात करें कि टेरेटोजन जो है इसके प्रकार क्या है, कितने प्रकार का होता है टेरेटोजन? तो टेरेटोजन जो है ये दो प्रकार का है, जिसमें हम पहला लेते हैं संरचनात्मक विरूपता। संरचनात्मक विरूपता क्या होती है? इस प्रकार की विरूपता में प्राणी का लक्षण प्ररूप जो है ये प्रभावित होता है। टेरेटोजन यानी विरूपता दो प्रकार की है, जिसमें हमने पहली ली है संरचनात्मक विरूपता। और संरचनात्मक विरूपता में प्राणी जो है उसका लक्षण प्ररूप फिनोटाइप जो है ये प्रभावित होता है। ठीक है,
अब संरचनात्मक विरूपता जो है ये देखिए कितने प्रकार की होती है, जिसमें हम पहला प्रकार लेते हैं परिवर्धन। परिवर्धन विफलता। देखिए बेटा, नाम से पता लग रहा है कि इस प्रकार की विरूपता में भ्रूण का पूर्ण रूप से परिवर्धन नहीं हो पाता है, और भ्रूण पूर्ण रूप से परिवर्तन न होने के कारण निर्मित प्राणी में कोई अंग या तो पूर्णतया या आंशिक रूप से अनुपस्थित रहता है। जो प्राणी निर्मित होता है उस प्राणी में या तो कोई अंग पूर्णतया अनुपस्थित होगा या आंशिक रूप से अनुपस्थित होता है। इसका एक उदाहरण बताया गया है कि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर जो है उसके निकट टमाटर की खेती की जाती थी, और इस टमाटर की खेती में लगभग 30 प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता था। 30 प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जाता था, और इस खेती में टमाटर चुनने वाली एक महिला ने एक ऐसे शिशु को जन्म दिया जिसके दोनों हाथ पैर अनुपस्थित थे। दोनों हाथ पैर उसके क्या थे? अनुपस्थित थे। और वो स्थिति क्या कहलाती है? ट्रेटा एमिलिया कहलाती है। ट्रेटा एमिलिया। उत्पन्न शिशु के दोनों हाथ पैर अनुपस्थित होते हैं, और वो किस कारण हुआ कि टमाटर की खेती में उपयोग में लाने वाले 30 प्रकार के रसायनों के कारण ये विरूपता उत्पन्न हुई। तो ये कहलाई परिवर्धन विफलता। दूसरी संरचनात्मक विरूपता का उदाहरण है रुद्ध परिवर्धन। रुद्ध परिवर्धन में क्या होता है कि इसमें भ्रूण का पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हो पाता है, और भ्रूण का पूर्ण रूप से परिवर्तन न होने के कारण उत्पन्न शिशु जो है ये बोना रह जाता है, और उसका उदर जो है ये बाहर निकला रहता है, और ये स्थिति खड़तालू कहलाती है। खड़तालू में शिशु बोना रह जाता है और उसका उदर बाहर निकला रहता है। ठीक है, तो वो स्थिति है रुद्ध परिवर्धन है। तीसरी स्थिति की हम बात करें तो तीसरी स्थिति है इसमें विभाजन विफलता। जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें विभाजन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। देखिए बेटा, भ्रूण का जब परिवर्तन होता है तो प्राणी के शरीर के अनेक अंगों का निर्माण एक ही भाग से होता है। भ्रूण के एक ही भाग से प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन विभाजन विफलता में वो अंग एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। इसके उदाहरण बताए गए हैं, जिसमें इसका पहला उदाहरण है सिम्पोडिया। सिम्पोडिया में क्या होता है? उत्पन्न शिशु के पैर जो है ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। तो सिम्पोडिया कौन सी स्थिति है कि उत्पन्न शिशु के यदि दोनों पैर एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं तो वो स्थिति सिम्पोडिया है। ठीक है, दूसरी है सिंडैक्टाइली जो है इसमें उत्पन्न शिशु की अंगुलियां जो है ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती हैं। सिंडैक्टाइली अंगुलियों का पृथक न होना। और तीसरा है साइक्लोपिया जो है ये ऐसी स्थिति है जिसमें उत्पन्न शिशु जो है उसकी दोनों आंखें एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती हैं। तो ये तीन स्थितियां हैं, सिम्पोडिया, सिंडैक्टाइली और साइक्लोपिया। किसका है? विभाजन विफलता के ये उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर लेते हैं। नंबर 4 पर है परिवर्धन अतिरेक।
परिवर्धन अतिरेक। परिवर्धन अतिरेक में क्या होता है कि भ्रूण का परिवर्धन सामान्य से अधिक हो जाता है और सामान्य से अधिक होने के कारण उत्पन्न जो शिशु है वो सामान्य व्यक्ति से अधिक लंबा चौड़ा होता है और वो स्थिति भीम कायता कहलाती है। अतिकायता या भीम कायता कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो सामान्य से अधिक लंबा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, वो भीम कायता की स्थिति कहलाती है। साथ में कभी कभी क्या होता है कि शरीर में अतिरिक्त अंग जो हैं उनका भी निर्माण हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ व्यक्तियों में 5 उंगलियों के स्थान पर कितनी उंगलियां हो जाती हैं, 6 उंगलियां आ जाती हैं। तो वो भी परिवर्धन अतिरेक है कि अतिरिक्त अंग निर्मित हो जाते हैं। 5 उंगलियों के स्थान पर 6 उंगलियों का निर्मित होना। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभी जुड़वा बच्चे जो हैं ये भी उत्पन्न हो जाते हैं और ये भी परिवर्धन अतिरेक में आता है। और ये भी होता है कभी कभी आपने देखा होगा कि दोनों जुड़वा बच्चे आपस में जुड़े हुए भी होते हैं और वो स्थिति समयुग्मित यमज कहलाती है। जब उत्पन्न दोनों जुड़वा बच्चे अगर आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से तो वो स्थिति समयुग्मित यमज कहलाती है। तो ये है परिवर्धन अतिरेक। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 जो है, नंबर 5 पर आता है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है कि भ्रूण परिवर्धन के दौरान कोई विशेष अंग अन्य स्थान पर विस्थापित हो जाता है। जैसे कई बार उत्पन्न शिशु के जो तालु होता है उस तालु में दंत की उपस्थिति हो जाती है। तालु में क्या पाए जाते हैं, दंत पाए जाते हैं। दंत मसूड़ों में ना होकर तालु में उत्पन्न हो जाते हैं। तो विशेष अंग का अन्य स्थान पर विस्थापन हो जाता है। जो है अपना वो है त्रुटिपूर्ण परिवर्धन। त्रुटिपूर्ण परिवर्धन में क्या होता है कि अंगों में विशेष प्रकार की गति नहीं हो पाती है। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अंगों में विशेष प्रकार की गति नहीं हो पाती है तो उसे त्रुटिपूर्ण परिवर्धन कहा जाता है। और इसका उदाहरण है क्रिप्टोक्रीडिज्म जो है, इसमें जो वृषण है ये वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं। वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं तो वो स्थिति क्रिप्टोक्रीडिज्म कहलाती है। तो ये हो गया त्रुटिपूर्ण परिवर्धन। उसके बाद 7वां जो है वो आता है पूर्वजता में क्या होता है कि कभी कभी भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान उत्पन्न शिशु में उसके उद्विकासीय पूर्वजों के गुण आ जाते हैं। जैसे कभी कभी मानव शिशु जो होता है उसमें कुछ जो है इसकी उपस्थिति हो जाती है। मानव शिशु में कुछ उत्पन्न हो जाती है तो यानी उसके पूर्वजों के जो गुण हैं वो आ जाते हैं। जैसे माना जाता है कि मानव जो है उसकी उत्पत्ति बंदरों से हुई है। ठीक है, तो ये है 7 संरचनात्मक विरूपता। परिवर्धन विफलता, रुद्ध परिवर्धन, विभाजन विफलता, परिवर्धन अतिरेक, विस्थापन, त्रुटिपूर्ण परिवर्धन और पूर्वजता। तो ये अपनी पहली जो पूरी होगी संरचनात्मक विरूपता। अब दूसरा लेते हैं क्रियात्मक विरूपता। क्रियात्मक विरूपता में क्या होता है कि इस प्रकार की विरूपता में प्राणी कोई विशेष कार्य करने में असक्षम रहता है। प्राणी कोई विशेष कार्य को करने में असक्षम रहता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है, एक है
सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें आरबीसी सिकुड़कर हसिया के आकार की हो जाती है, जो पूरे शरीर में गैसों का पूर्ण रूप से परिवहन नहीं कर पाती है। ठीक है। दूसरा है वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता में जो व्यक्ति होता है ये रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। वर्णांधता के बाद आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है इसमें व्यक्ति जो है उसमें रक्त स्कंदन की क्रिया नहीं हो पाती है, यानी रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और चौथा है इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है इसमें फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। तो ये है क्रियात्मक विरूपता, जिसमें प्राणी कोई किसी विशेष कार्य को करने में असक्षम रहता है। तो ये दो प्रकार की विरूपता हो गई, संरचनात्मक विरूपता और क्रियात्मक विरूपता। अब देखिए बेटा, अब विरूपता के कारण क्या है, यानी ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसके कारण प्राणी जो है वो विरूप उत्पन्न होता है। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है विरूपता के कारण। विरूपता के कारण, यानी किस कारण विरूपता जो है ये उत्पन्न होती है। और विरूपता के जो कारण है इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आनुवांशिक कारण, आनुवांशिक कारण जो है। दूसरा इसमें है वातावरणीय कारण, और तीसरा इसमें है आनुवंशिक कारण, वातावरणीय कारण, और तीसरा रासायनिक कारण। ये 3 कारण हैं विरूपता के, आनुवंशिक कारण, वातावरणीय कारण और रासायनिक कारण। ठीक है। हम सबसे पहले लेते हैं आनुवंशिक कारण। देखिए आनुवंशिक कारण क्या है, जब भ्रूण का परिवर्धन होता है तो परिवर्तन के दौरान किसी कारण भ्रूण के जीनीय संगठन में परिवर्तन आ जाता है। भ्रूण के जीनीय संगठन में परिवर्तन आ जाता है, जिससे विरूपता उत्पन्न होती है। जैसे मुर्गी जो है, मुर्गियों में सीपी जीन में जब अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो मुर्गियों की टांगें छोटी हो जाती हैं, और वो जब चलती हैं तो वो ऐसे लगती है कि वो रेंग रही हो, और वो स्थिति क्रीपर कहलाती है। क्रीपर में मुर्गियों की टांगें छोटी हो जाती हैं, और जब वो चलती हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो रेंग रही हो, और वो किस कारण होता है, सीपी जीन में अनियमितता उत्पन्न होने के कारण। ठीक है। तो ये आनुवंशिक कारण हो गया। दूसरा लेते हैं वातावरणीय कारण। देखिए अत्यधिक ताप, दाब और पराबैंगनी विकिरणों से भी विरूपता उत्पन्न होती है। अत्यधिक ताप, दाब और पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति से भी विरूपता उत्पन्न होती है। जैसे अत्यधिक दाब के कारण मुर्गियों में क्रीपर की स्थिति उत्पन्न होती है। दाब के कारण उनका सीपी जीन अनियमित हो जाता है, जिससे उनमें क्रीपर की स्थिति उत्पन्न होती है। मानव की बात करें तो मानव में अत्यधिक ताप या पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आने से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक ताप और पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से कौन कौन से हैं वो रोग, जैसे टर्नर
टर्नर सिंड्रोम जो है ये रोग उत्पन्न हो जाता है जिसमें गुणसूत्रों की जो स्थिति है वो 44+X होती है, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक X गुणसूत्र की। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र 44+XXY, यानी एक X अतिरिक्त X गुणसूत्र जो है उसकी प्रतिलिपि बन जाती है। और तीसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है इसमें 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। तो ये है मानव में ताप और पराबैंगनी विकिरणों से उत्पन्न होने वाले रोग, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हो गया आनुवंशिक कारण और वातावरणीय कारण। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आता है इसमें रासायनिक कारण। ऐसे कौन से रसायन हैं जो विरूपता उत्पन्न करते हैं? ठीक है, रासायनिक कारण की हम बात करें, देखिए बेटा, वे रसायन जो भ्रूणीय परिवर्धन में अनियमितता उत्पन्न करके विरूपता का कारण बनते हैं, उन्हें जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। जीनोबायोटिक्स क्या है? वे रसायन जो भ्रूणीय परिवर्धन में अनियमितता उत्पन्न कर विरूपता का कारण बनते हैं, जीनोबायोटिक्स कहलाते हैं। और ये 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कॉलेज में आता है सामान्यतः। तो जीनोबायोटिक्स, अब कौन कौन से जीनोबायोटिक्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं एल्केलॉइड्स जो है उसमें देखिए अनेक पादप ऐसे हैं जिनसे स्रावित एल्केलॉइड्स जो है ये प्राणियों में विरूपता उत्पन्न करते हैं। जैसे अमेरिका के रॉकी पर्वत पर पाया जाने वाला पादप वेरेंट्रम कैलिफोर्नियम जो पादप है, अगर इसको गर्भवती भेड़ खा लेती है तो उस भेड़ से उत्पन्न शिशु के सिर के मध्य एक बड़े आकार की नेत्र उत्पन्न हो जाती है, जो एक काल्पनिक दैत्य साइक्लोप्स के समान होती है। एक काल्पनिक दैत्य जो है साइक्लोप्स है उसके समान दिखाई देता है, और वो स्थिति साइक्लोपिया कहलाती है, जो पहले बताई थी। साइक्लोपिया में नेत्र अलग नहीं हो पाती, जिसके कारण सिर के मध्य में एक बड़े आकार की जो नेत्र है वो निर्मित हो जाती है। कौन से पादप? वेरेंट्रम कैलिफोर्नियम, जो अमेरिका के रॉकी पर्वत पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर लेते हैं औषधियां। कुछ औषधियां जो हैं ये भी विरूपता का कारण बनती हैं। जैसे पहली हम औषधि लेते हैं थैलिडोमाइड जो है ये औषधि है, इसका उपयोग 1957 में यूरोप में उन गर्भवती जो महिलाएं हैं वो उपयोग में लाती थी, जिन्हें गर्भ अवस्था के दौरान घबराहट, बेचैनी और उल्टी की स्थिति होती थी, वो इस औषधि का उपयोग करती थी। और इन महिलाओं से होने वाले शिशु जो हैं उनके हाथ व पैर या तो पूर्णतः अनुपस्थित थे या बहुत छोटे हो जाते थे। कौन सी औषधि के उपयोग से? थैलिडोमाइड औषधि के उपयोग से। दूसरी औषधि है इसमें टेट्रासाइक्लिन जो औषधि है, इसके उपयोग से इनेमल व अस्थियां जो है ये रंगीन हो जाती हैं।
इनेमल व अस्थियां रंगीन हो जाती हैं टेट्रासाइक्लिन जो है प्रतिजैविक के उपयोग से। तीसरी औषधि आती है इसमें, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, अगर इस प्रतिजैविक का उपयोग गर्भवती महिला करती है तो उससे होने वाले शिशु में बहरापन जो रोग है ये उत्पन्न हो जाता है, यानी उसका जो कर्ण तंत्रिका तंत्र जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है इसमें, तो बहरापन उत्पन्न होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन के उपयोग से। नंबर 4 पर लेते हैं अल्कोहल। देखिए बेटा, अल्कोहल जो है अगर का इसका उपयोग कोई गर्भवती महिला करती है गर्भावस्था के दौरान, तो उससे होने वाले शिशु में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम रोग जो है ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस रोग के लक्षण क्या है कि शिशु जो है उसका सिर छोटा हो जाता है और ऊपरी होंठ जो है वो सकरा हो जाता है। ऊपरी होंठ सकरा हो जाता है, सिर छोटा हो जाता है, और ऐसे शिशु जो हैं उनकी आईक्यू भी बहुत कम होती है। कब? जब कोई गर्भवती महिला अल्कोहल का उपयोग करती है। ठीक है, ये अल्कोहल हो गया। उसके बाद हम नंबर 3 पर लेते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व अपना पहला क्या था? एल्केलॉइड, दूसरा औषधियां जिसमें ये 4 औषधियां हैं, तीसरा है पोषक तत्व। अगर गर्भवती महिला के शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी है, ये हो जाती है, एमिनो एसिड जो है, फोलिक एसिड जो है, कॉपर आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, जो ये पोषक तत्व है इनकी कमी हो जाती है तो भी विरूपता उत्पन्न होती है। जैसे फोलिक अम्ल जो है, फोलिक अम्ल जो है इसकी कमी के कारण उत्पन्न शिशु में न्यूरल डिफेक्ट रोग उत्पन्न हो जाता है। न्यूरल डिफेक्ट रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और पोषक तत्वों की कमी से जो मेरुदंड है ये भी बाहर की ओर उठ जाता है। मेरुदंड जो होता है ये बाहर की ओर निकल आ जाता है। किस स्थिति में? जब गर्भवती महिला के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 और आखिरी है परजीवी रोग। परजीवी रोग, अगर गर्भवती महिला के कोई परजीवी रोग उत्पन्न हो जाता है तो उससे उत्पन्न शिशु में भी विरूपता उत्पन्न होती है। जैसे रूबेला रोग। रूबेला जो परजीवी रोग है ये गर्भवती महिला में होने पर, गर्भवती महिला में हो जाता है तो उससे होने वाला जो शिशु है उसमें हृदय संबंधी और वृक्क संबंधी अनेक रोग जो हैं ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हो गया बेटा अपना विरूपता के कारण, आनुवांशिक कारण, वातावरणीय कारण और रासायनिक कारण। रासायनिक कारण में हमने एल्केलॉइड्स पढ़ा, औषधियां पढ़ी, पोषक तत्व और परजीवी रोग। आज के लिए इतना है बेटा।